नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बीपीएससी के टेस्ट सीरीज में। इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज, है ना, टेस्ट नंबर 2। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास, है ना, और इसमें टोटल के टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें आपको, है ना, बिहार के परिचय से रिलेटेड टोटल 100 क्वेश्चन कराए थे। तो वो हम लोग का टेस्ट नंबर 1 हुआ था। और अगर आप सभी लोग उसमें से उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के देखिए, है ना, और साथ साथ इसको भी देखने का प्रयास करिए। आइए हम लोग इस वीडियो को अच्छे से करते हैं। प्रत्येक प्रश्न को सबसे पहले तो आपको ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को बीच में रोक करके उत्तर को सोचते हुए चलना है और फिर उत्तर में से मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन बिहार टेस्ट सीरीज को, जिसमें हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आपका स्कोर कितना होता है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला जो इसमें क्वेश्चन होने वाला है कि पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का पहचान करें। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरान, चेचर, मनेर, सोनपुर से ताम्र प्रस्थ वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए। तो आप लोग अगर बिहार से रिलेटेड प्राचीन बिहार का हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें वहाँ पे आपको ये सब देखने को, नाम सुनने को मिला होगा। मुंगेर, चिरान, चीचर, मनेर, है ना, सोनपुर। तो यहाँ से क्या हुआ कि ताम्र, है ना, प्रशस्त वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुई। तो ये बिल्कुल ही कथन सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया नंदन, लोरिया अरेराज और रामपुरवा जैसे स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मौर्य काल से रिलेटेड, है ना, अशोक के सारे स्तंभ प्राप्त हुए। लोरिया नंदन, है ना, लोरिया अरेराज और रामपुरवा स्थान से ये सब प्राप्त होते हैं। बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें चिरांद का, ठीक है ना, तो चिरांद आपको, है ना, ये सारण जिला में पड़ता है। ठीक, और मुंगेर का तो मुंगेर पता ही होगा। बाकी चेचर का बात करते हैं, चेचर, है ना, वैशाली में पड़ता है आपका। ठीक है, और मनेर जो है आपका, मनेर आपको पटना में पड़ता है। पटना मनेर आपको पता होगा। और सोनपुर, ये सोनपुर के बारे में पता होगा आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट, ये सब मौर्यकालीन आपको पता होगा कि अशोक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्य स्रोतों में से कौन सा प्राचीन, है ना, बिहार के इतिहास की जानकारी देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्राचीन साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इसमें जो दिया है, एक पहला जो स्रोत दिया है कि अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय। तो अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय के बारे में हम लोग बात करें तो ये दोनों के दोनों निकाय किससे संबंधित है, आपको पता होगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोनों को दोनों ही सही दिया है। फिर दिया है विनय पिटक और भगवती सूत्र। ठीक है, तो विनय पिटक भी आपका किसका होता है, विनय पिटक ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना, बौद्धों से रिलेटेड है। भगवती सूत्र जो है आपका जैनों से रिलेटेड है। इसी में आपको क्या होता है, 16 महाजनपद की, है ना, सर्वप्रथम हमको जानकारी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट जो दिया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो आपको पता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इससे आपको, है ना, मौर्य काल के बारे में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे का विस्तृत प्रकाशन मिलता है। तो जो कि एक प्रकार का प्राचीन बिहार के रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों के तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार पाषाण काल के अवशेषों और उनके समय का सही मिलान करना। ठीक है, पाषाण काल के अवशेष और समय के साथ उनका सही मिलान करना है, कौन कौन से इसमें से कितने सुमेलित हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है। पहला जो दिया है कि पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख पूर्व ईसा पूर्व था। तो ये बिल्कुल सही है, इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ये सही दिया है। और दिया कि मध्य पाषाण काल लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व था। तो ये भी आपका सही है, इसका भी अवशेष प्राप्त हुआ है। और मतलब बिहार से इन दोनों के आपको अवशेष नहीं मिलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है कि 9 पाषाण काल, है ना, लगभग 2500 ईसा पूर्व से। तो बिल्कुल सही है, इसका अवशेष जो बिहार में कहाँ पे मिलता है, चिरांद में मिलता है ना, चिरांद में मिलता है। आपको पता होगा, ऊपर बताया था चिरांद कहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट जो दिया कि ताम्र पाषाण काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये भी सही है, यानी कि इसके चारों के चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस काल में मानव आखेट एवं खाद्य संग्रह थे। पूरा पाषाण काल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इस काल में ना मानव, है ना, आखेट और खाद्य संग्रह पर आधारित जीवन बिताते थे। आपको पता होगा, जो आखेट का कार्य है वो पुरुष लोग करते थे और जो खाद्य संग्रह का कार्य महिलाएं करने के लिए, मतलब महिलाओं के जिम्मेदारी है। दूसरा जो ऑप्शन बता रहा है कि दक्षिण बिहार के मुंगेर एवं नालंदा से बड़े खुरदरे पत्थर के औजार मिले हैं। तो पूरा पाषाण काल से रिलेटेड ये बिल्कुल सही है, बिहार में इसके अवशेष मिले हुए हैं।
और थर्ड कह रहा है कि इस काल के अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व से के हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 2500 के आसपास है ना, 9 पाषाण काल का था, पूरा पाषाण काल का तो मतलब कि 1 लाख ईसा पूर्व से है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड है कि इस काल में ना कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी मुख्य औजार थे। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, यानी इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी है कि इस काल के अवशेष है ना लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। कितने के हैं, 1 लाख के हैं, 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास के हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर कुछ मुझे याद पड़ रहा है ना, उसको आपको बताने का प्रयास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हूँ। ओके, इसको देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। मध्य पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में मानव आखेट खाद्य संग्रह के साथ पशुपालन पर भी आ गया था, ठीक है। तो पहला कथन कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में मानव जो था ना आखेट करता था, खाद्य संग्रह के साथ साथ पशुपालन पर भी आ गया था। तो आपका कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कारण बता रहा है कि मानव द्वारा ना पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि पहला जो पालतू पशु बना था मानव का, ये कुत्ता बना था, ठीक है ना। दोनों कथन सही है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहे, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा राइट, मतलब कि बी हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई कुत्ता से और पशुपालन से क्या संबंधित है, ठीक है। पशुपालन का मतलब है कि जो कोई वैसा पशुओं का पालन करता है मानो, जिससे कि खास संग्रह, ये सब सारा के सारा चीज रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान से नवपाषाण काल के पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए, ठीक है। तो चिरान और चेचर वैशाली यहाँ से भी प्राप्त हुए थे, अभी ऊपर हम लोग बताएं। दूसरा कह रहा है कि मनेर पटना और सुनवार रोहतास से भी प्राप्त हुए, दोनों का दोनों सही है, ठीक है ना। और सी पे कह रहा है कि दोनों मतलब उपरोक्त सभी स्थान से प्राप्त होते हैं, राइट आंसर इसका सी निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए, बिहार में नवपाषाण काल के दौरान पत्थर के साथ साथ हड्डियों के भी औजार बड़ी मात्रा में मिला है। तो इसमें आपको जो है ना चिरांद हो गया, ठीक है ना, और आपका चेचर वैशाली हो गया यहाँ से, और मनेर पटना हो गया, ठीक है ना, और सुनवार रोहतास हो गया। तो इन सभी स्थान से क्या हुआ कि इसमें ना चिरांद के औजारों के लिए है ना पूरे देश में प्रसिद्ध, मतलब कि हड्डियों के औजार के लिए सबसे ज़्यादा कोई प्रसिद्ध है तो चिरांद वाला स्थान फेमस है बिहार का। नेक्स्ट है कि बिहार के किन जिलों से प्राचीन गुफा चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियाँ ना नवादा और जमुई से प्राप्त हुए हैं आपके यहाँ से। शैल चित्रों के अवशेष मुख्य रूप से कैमूर की पहाड़ियों के नवादा जमुई की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। ये चित्र ना आदि मानव के जीवन और उनकी कलात्मक सोच को दर्शाते थे, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन कि ताम्र पाषाण काल के अवशेष बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए, ठीक है ना। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्थान होंगे जहाँ से प्राप्त हुए होंगे नहीं होंगे। तो चिरांद के बारे में हमने पढ़ा है, सुनार के बारे में पढ़ा है, सोनपुर के बारे में पढ़ा है, ये तो सही है, ठीक है। ताराडी से भी, चेचेर से भी प्राप्त हुए, मनेर से भी प्राप्त हुए, संगवार से भी प्राप्त हुए। ये लौरिया नंदनगढ़ से नहीं प्राप्त हुए, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ क्या है, तो मौर्य काल से रिलेटेड एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से आपको है ना क्या बोलते हैं, अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पड़ता है, तो मेरे ख्याल से ना शायद पश्चिमी या पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण में होगा, ठीक। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर जो निकल के आया डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो वैदिक काल के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में व्यापक रूप से हुआ था। बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक सभ्यता का नहीं, बल्कि उत्तर वैदिक का हुआ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का हुआ था, आपको ध्यान रखना। फिर बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार है ना बिहार के गंडक नदी के तट पे हुआ। तो ये बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है ना। जो उत्तर वैदिक काल था, इस काल में क्या होता है कि जो आर्यों का विस्तार होता है बिहार के गंडक नदी के तट तक हो जाता है। बाकी थर्ड बता रहा है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए विदेह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बल्कि ऋग्वेद में कौन से शब्द का मिलता है, ये कीकट वाला मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में आपको कीकट शब्द का मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में तो इसका उल्लेख ही नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही काट सकते हैं। बाकी 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा किस प्राचीन ग्रंथ में मिलती है, ठीक है। तो बिहार के यहाँ के है ना भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा जो आपको मिलता है, ठीक है ना, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें आपको है ना विदेह के रूप में चर्चा किया गया है, विदेह क्षेत्र का बिहार का, ठीक है।
चर्चा किया गया है। बाकी है ना जो कीकट वाला शब्द था ऋग्वेद में आपको मिल रहा था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन ए होना चाहिए था, लेकिन ये जो है ना ये वाला क्वेश्चन उठाया गया इम्तियाज अहमद से, हमने इसको इसमें ऐड किया है। तो उसमें जो इसका आंसर बनाया था सतपथ ब्राह्मण बनाया था। तो आपको इसको भी याद रखना है कि इसमें कीकट शब्द मिला था, ठीक है। इसमें बताया गया था सतपथ ब्राह्मण में कि जो विदेश क्षेत्र है आपका, ये सदा क्या बोलते हैं, सदा नीरा नदी, इसके है ना तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर की, किस ग्रंथ में बिहार के कीकट क्षेत्र को एक अपवित्र प्रदेश कहकर संबोधित किया गया? तो अभी हमने बताया, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज लगा दिया, ठीक है, ये अपवित्र प्रदेश, ठीक है। तो कीकट शब्द कहाँ पे मिला था हमको? ऋग्वेद में मिला था। लेकिन इसके लिए ना कीकट क्षेत्र को एक अपवित्र क्षेत्र कहा गया, तो ये आपको वराह पुराण में कहा गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट हम लोग कीकट को सोच करके ऋग्वेद आंसर इसका लगा सकते हैं, लेकिन वही बोलेगा कीकट क्षेत्र को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है, तो वराह पुराण में कहा गया, ठीक है ना। इसको मतलब अपवित्र प्रदेश कहकर संबोधित कहा गया क्योंकि यहाँ की संस्कृति है ना वैदिक कर्मकांडों से भिन्न मानी जाती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 12 नंबर की, महाजनपद काल के उदय के राजनीतिक क्रम को केंद्र से बाहर की ओर ना अव्यवस्थित कीजिए। मतलब कि पहले सबसे जो ऊपर होता था, तो आपको सबसे पहले है ना केंद्र में कौन होता था, उसके ऊपर से चलना है। तो आपको पता है ना कि जो मतलब कि सबसे नीचे वाला से लेकर के ऊपर की ओर केंद्र की तरफ चलना है। केंद्र से बाहर, सॉरी, केंद्र मतलब क्या हो गया, हाँ सबसे नीचे का हो गया, और धीरे धीरे ऐसे करके हमको सबसे ऊपर पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा, कबीला होगा, ठीक है। ठीक, इसके बाद ऊपर कौन सा होगा, इसके बाद जन होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर इनसे मिल करके क्या बनेगा, जनपद होगा, ठीक है। और इसके बाद इसके सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा, महाजनपद। तो इसमें कौन सा सूट कर रहा है, कबीला, कबीला, इसको पहले काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, कबीला जनपद, ये गलत हो गया, ठीक है ना। कबीला, जन और जनपद, महाजनपद। इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर कबीला से मतलब कि कबीला जो शुरू होता था परिवार हो गया, ठीक है ना, एक परिवार के रूप में शुरू होता है कबीला से, और कबीला के आपस में मिलने से क्या बनता था, आपका जन बन गया, और जन बना जो कि ऋग्वैदिक काल के रूप में था, ठीक है ना। जन का आकार बढ़ करके बाद में उत्तर वैदिक काल में है ना आपका ये जनपद बन गया, और अंत जो 6वीं शताब्दी में आते आते क्या होता है, ये महाजनपद का रूप धारण कर लेता है। तो महाजनपदों का जो उदय होता है आपको 6वीं शताब्दी में होता था, ये भी क्योंकि यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो अभी हमने बताया था कि 16 महाजनपदों के बारे में, कि एक तो बौद्ध धर्म के आपके अंगुत्तर निकाय से मिल जाता है, और भगवती सूत्र के जो कि ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, उससे भी आपका मिलता है। उसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद का विस्तार बिहार राज्य में था? तो आपको पता होगा तीन थे। तीन कौन कौन से? एक थे, एक मगध था, ठीक है ना, मगध था, और एक जो था आपका कौन सा था, अंग था, अंग था, और एक था वज्जी, यही था ना वज्जी वाला, हाँ वज्जी था, वज्जी था जो, ठीक है। ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों बिहार में से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी। तो मगध का हम लोग बात करें तो गिरिब्रज यानी राजगिरी हो जाएगा, मतलब प्रारंभिक राजधानी यहीं पे थी। तो ए का टू इस सबको काट देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अंग, है ना, अंग का हम लोग बात करें, अंग का जो राजधानी था आपको ये चंपा में था, ठीक है। तो बी का 1, बी का 1 राइट आंसर ये है, ठीक है ना। ये महाजनपद का, सॉरी, मगध का हो जाएगा आपका गिरिब्रज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अंग का आपका चंपा हो जाएगा, है ना। और वज्जी का आपका क्या बोलते हैं, हाँ वज्जी वाले का कहाँ पे हो जाएगा आपका, वज्जी का वैशाली में था, और अस्मक किसका था, पोतली का था, पोटली का। तो ऐसे करके मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टोटल कितने जनपद थे, 16 थे। बिहार में कितने थे, 3 थे। तो दक्षिण भारत में एकमात्र कौन सा था? तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो इसका अस्मक पड़ता है ना, अस्मक जिसका राजधानी अभी हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो पोटली में पढ़े थे, ठीक है ना। अस्मक या अस्सक भी इसको कहा जाता है, याद रखना। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, और जो कि कौन से नदी के किनारे था, तो गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि
वज्जी संघ महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। पहला कह रहा है कि जो वज्जी संघ है ना 8 राज्यों का एक संघ अठकुल था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बता रहा है। वज्जी में टोटल 8 राज्यों का संघ था, ठीक है, अठकुल था। इस संघ में सबसे जो प्रसिद्ध लोग थे वो लिच्छवी थे। देखिए यहाँ पे दिया है कि इस संघ में सबसे प्रसिद्ध महाजनपद सॉरी जनपद लिच्छवी था, जो कि क्या बोलते हैं गणतंत्र था ना, फर्स्ट रिपब्लिकन था, ऐसे करके था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल द्वारा की गई थी। ये भी कथन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। और फिर बोल रहा है कि वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई। ये भी कथन क्या कह रहा है, बिल्कुल नहीं सही बोल रहा है। यानी कि इसके जो सभी के सभी स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ ये अलग से प्रॉब्लम है। कह रहा है कि वज्जी संघ के 8 महाजनपदों में निम्नलिखित में से कौन से जनपद शामिल थे, कौन कौन शामिल थे वज्जी में, ठीक है। तो वज्जी तो शामिल था, लिच्छवी भी था, जात्रिक था, विदय भी था, उग्र भी थे, है ना, भोग भी थे, कुरु थे और इक्ष्वाकु थे। ये सभी के सभी आपके इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था, ठीक है, इसके बारे में पूछा। तो बोल रहा कि प्रारंभिक राजधानी राजगिरी है ना 5 पहाड़ियों से घिरा होता, बिल्कुल सही था, है ना। जिससे क्या हुआ कि इनके राजधानी को मतलब कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता था। एक तरह का प्राकृतिक, है ना, सुरक्षा बल की तरह कार्य कर रहा था। नेक्स्ट बोल रहा है कि उर्वर जलोढ़ मृदा की उपलब्धता और कृषि अनुकूलता, बिल्कुल सही है। अच्छा पैदावार होता था, जिससे इनका राजस्व हमेशा अच्छे से बना होता था, ऐसा खर्चा वगैरह सारा चीज अच्छे से निकलता था। नेक्स्ट बोल रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र से खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी तो हाथियों की उपलब्धता, बिल्कुल सही है। हाथी इनके सेना के लिए महत्वपूर्ण हो गए और खनिज संसाधन क्या होते थे, अच्छे हथियारों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते थे। तो ये भी इसका सही हो जाएगा शक्तिशाली बनाने के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि विदेशी व्यापार के लिए ना भड़ोज बंदरगाह का इसके प्रमुख केंद्र होना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। भड़ोज कहाँ पे पड़ता है, हमारे ख्याल से गुजरात में भड़ोज है ना। और भैया ये महाजनपद किधर के साइड में थे, ये उत्तर के साइड में थे, यानी कि बिहार हो गया, ठीक है ना। और दक्षिण के केवल एकमात्र था, तो गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बंदरगाह जो है भड़ोज कहाँ का है, मगध के मुख्य केंद्र में नहीं आता था, इसको ध्यान में रखना है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज, है ना, राजगिरी को घेरने वाली 5 पहाड़ियों में कौन शामिल नहीं थी, ठीक है ना। तो 5 पहाड़ियों के बारे में बोल रहा है। तो देखिए 5 का पहले मैं नाम को से याद करने की कोशिश करता है। एक का नाम होता है व्यवहार गिरी, ठीक है ना, ऐसे करके नाम था। और जो मतलब कि फर्स्ट हो गया। सेकेंड दूसरा जो था ये वीपू चालम करके था ना, चालच ऐसे करके था। और एक जो नाम था, हाँ यहाँ पे दिया हुआ वीपू लाचल है, ठीक है, सॉरी। वीपुल आंचल है। और एक जो हो जाएगा रत्नागिरी हो जाता है। और जो एक हो जाता है आपका रत्नागिरी, एक उदयगिरी होता है। और एक आपका सोनगिरी होता है। ये आपके टोटल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगीर था, ठीक है। तो इसका राइट कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें से रत्नागिरी, सोनगिरी हो गया, है ना, विपुलाचल हो गया, उदयगिरी हो गया, वैभवगिरी हो गया। ये आपका कैमूर का पहाड़ी नहीं होते थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैमूर का पहाड़ी शामिल है। कैमूर का पहाड़ी किधर है, कैमूर रोहतास में फैला हुआ है। तो और राजगीर आपका कहाँ पे पड़ता है, तो नालंदा साइड में हो जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मगध तथा अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद से प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है डी हो जाएगा, अथर्ववेद से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऋग्वेद में तो केवल हमने कीकट क्षेत्र का उल्लेख किया गया, लेकिन मगध और अंग का नाम के बारे में बात करें हम लोग, तो इसमें नाम जो मिलता है, ठीक है ना, महाजनपद के रूप में अंग और मगध को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हमको अथर्ववेद हो जाएगा। वैसे पहली बार अगर बिहार का उल्लेख के बारे में बोलेगा तो हम लोग ऋग्वेद पढ़े थे, फिर कीकट उसमें कीकट था, ठीक है ना। लेकिन चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है अंग महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इसका विस्तार है ना वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था। तो इसका क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर बोल रहा है इसकी राजधानी चंपा थी, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर बोल रहा है अंग के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया, तो बिल्कुल भी सही बोल रहा है, ठीक है ना। इसका सभी के सभी आंसर सही है, सभी कथन सही है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो बिंबिसार थे ये हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है, तो हर्यक वंश से थे। और बृहदत्त को ये क्या करते हैं, बिंबिसार हरा देते हैं, और हरा करके इसको क्या बोलते हैं, अंग को मगध में मिला लेते हैं। तो अंग का ओके
अगला है कि मगध के किस प्राचीन राजवंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, उसका सबसे प्रसिद्ध शासक जरासंध था, ठीक है ना। तो महाभारत आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, जरासंध के बारे में वहाँ पे चर्चाएं मिलती हैं। तो कौन से वंश का मतलब कि सबसे प्रसिद्ध शासक जरासंध था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो बृहद्रथ ने अपने ही नाम पे बृहद्रथ वंश का स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट है जरासंध का वध भीम ने द्वंद्व युद्ध में किया, इसका ऐतिहासिक विवरण किस महाकाव्य में मिलता है, सबको पता है, ठीक है ना, महाभारत में आपको अच्छे तरीके से इसका उल्लेख मिल जाता है। श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध का वध भीम करते हैं। नेक्स्ट है बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हत्या के बाद मगध साम्राज्य का नया उत्कर्ष हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपुंजय, ठीक है ना। रिपुंजय बृहद्रथ का अंतिम बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या है ना, इसके मंत्री है ना, पुलिक नाम का एक मंत्री था, उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है पुलिक का नाम उसके द्वारा किया गया था। बाद में है ना मगध में राजनीतिक अस्थिरता आ गई, जिसके कारण क्या होता है, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के संदर्भ में कौन से कथन असत्य मतलब गलत है। बोल रहा है कि बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में वंश की स्थापना करते हैं, तो आपका क्या है, बिल्कुल सही बता रहा है। फिर बोल रहा है इसे मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल ही सही बता रहा है, ठीक है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है बिंबिसार की पहली पत्नी कोसला देवी से उसे दहेज में वैशाली का क्षेत्र प्राप्त हुआ, मुझे गलत लग रहा है, ये वैशाली था कि काशी का था, यही गलत है, ठीक है ना। उनको काशी का क्षेत्र मिला था, गलत हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राज्य जीवक को भेजा था। तो बार बार बीपीएससी में पूछा गया, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिंबिसार की पत्नी ये उनके संबंधित राज्यों का सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। बोल रहा है कोसला देवी का संबंध कौशल की राजकुमारी से था, तो ये क्या है, बिल्कुल सही। फिर बोल रहा है कि चलना का संबंध जो है लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री से है, बिल्कुल सही। छेमा जो है पंजाब के मध्य की राजधानी थी, ये भी आपका सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मद्र कुल की थी, ठीक है। ये जो कौशल कौशल देवी थी है ना, कौशल की राजकुमारी थी, इसका ये जो क्या बोलते हैं, ये प्रसेनजीत की बहन थी, है ना। ओके। नेक्स्ट है कि बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में किसके द्वारा किया गया था। तो उसके पुत्र है ना अजातशत्रु के द्वारा कर दिया जाता, ठीक है। अजातशत्रु इसका हत्या करके क्या करते हैं, स्वयं को राजा घोषित कर देता। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। पहला बोल रहा है कि उसका वास्तविक नाम है ना पुड़िक था, बिल्कुल सही है ना। इसका बहुत सारी जगहों पर कुड़िक के नाम से इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसने कौशल, फिर बोल रहा है कि प्रसेनजीत को है ना पराजित करके उसके बाद प्रसेनजीत की पुत्र है ना वजीरा से विवाह कर लेता है, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है उसने वची संघ एवं मल्लों को पराजित कर मगध पर क्या बोलता है, मगध का विस्तार किया, ये भी सही है। फिर बोल रहा है कि उसने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया, तो ये भी आपका सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये सारे के सारे इसके आंसर सही बता रहे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु के धार्मिक दृष्टिकोण के संबंध में कौन से कथन से बोल रहा है, वो प्रारंभ से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। प्रारंभ में वो किसी और धर्म से संबंधित था। फिर बोल रहा है वो प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म का अपना लिया, तो मुझे ये सही लग रहा है, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। ये तो काफी बहुत ही हद तक गलत है। बोल रहा है कि कभी भी स्वीकार नहीं किया बौद्ध धर्म को, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया तो बौद्ध संगीत कैसे आयोजित करवाएगा। बोल रहा है कि वो आजीविक संप्रदाय का कट्टर समर्थक था, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि मगध के किस शासक ने अपनी राजधानी है ना गृह ब्रज से सॉरी राजगृह से वही गृह में पाटलिपुत्र में गंगा सोन गंडक के संगम पर स्थानांतरित किया था, तो उदयन किया था, ठीक है ना, उदयन किया था, ठीक है। ये अजातशत्रु का पुत्र था। देखिए कई सारे बुक में मैंने ना मतलब कि इसे पढ़ा है कि ये जो पाटलिपुत्र था इसको सैनिक छावनी के रूप में बसाने का कार्य है ना शहर के रूप में अजातशत्रु किया था, ठीक है। और बाद में वहीं पे क्या किया था, उदय ने उसको राजधानी के रूप में बना लिया था। इसका जो प्रारंभ में नाम था पाटलिपुत्र का कुसुमपुरम ऐसे करके नाम था ना, शायद कुसुम नाम नहीं था, कुसुमपुर करके नाम था, इसी नाम से स्थापना किया गया था। आगे है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, जो कि उदयन का पुत्र था, ठीक है। तो उदयन का पुत्र होता है नागदशक, ठीक है। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक होते हैं। इसी का वध कौन करेगा, शिशुनाग कर देगा, ठीक है। और यहीं से शिशुनाग वंश की
मतलब कि क्या बोलते हैं, स्थापना हो जाता है। इसके बाद मगध के किस राजवंश को भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो अभी आप लोग पढ़े कितने सारे पिता का, अजातशत्रु पहले तो उसका बिंबिसार का हत्या करता है, बिंबिसार या बिंदुसार का कर देता है, हाँ बिंबिसार का कर देता है, फिर बिंबिसार का उदयन कर देता है, उदयन का कौन कर देगा, सॉरी, हाँ उदयन का ही शायद नागदर्शक करता है, ऐसा कुछ करके चला ही आता है, ठीक है ना। तो हर्यक हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिशुनाग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि शिशुनाग ने हर्यक वंश को समाप्त कर वैशाली को अपना राजधानी बना दिया। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है ना। उसने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया, ये भी सही बता रहे। उसने वत्स और कौशाम्बी के को भी मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, ये भी आपका कथन सही है, यानी कि ऑप्शन राय इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कालाशोक के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, ठीक है। कालाशोक के बारे में बोल रहा है, कौन से कथन सत्य है। पहला बोल रहा है कि उसे पुराणों में काक वर्ण कहा गया, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है इसके मगध इसके समय मगध की राजधानी है ना पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई, ये भी सही है, ठीक है, ठीक बोल रहा है ना। शिशुनाग के टाइम पे क्या हुआ था, राजधानी वैशाली में आ गया था, लेकिन ये कालासुर के टाइम में राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हो जाती है। फिर बोल रहा है कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था, बिल्कुल सही है ना। अकाक करके ट्रिक है, ऐसे करके है ना, अजातशत्रु कालासुर आपको चलाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत करा दिया। और फिर बोल रहा है उपरोक्त सभी कथन सही है, ये सारे के सारे सही है, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई। तो शिशुनागों का अगर हम लोग बात करें तो इसका अंतिम जो शासक होते हैं नंदी वर्धन होते हैं, ठीक है। इसका जो एक व्यक्ति के द्वारा इसका हत्या कर दिया जाता है, कौन, तो महापद्म नंद के द्वारा, ठीक है ना, हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद कौन से वंश की, नंद वंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट है कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोला कि उसे 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी, बिल्कुल से उसे उसने एक राट तो नहीं, एक राट है ना, अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की, ये भी बिल्कुल सही मुझे लग रहा है ना, बिल्कुल सही। फिर बोल रहा है थर्ड वाला कि पाली ग्रंथों में उसे उग्रसेन अथवा पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। महापद्म के बारे में कहा गया, बिल्कुल सही बोल रहा है। वह कलिंग पर विजय प्राप्त करके करने वाला प्रथम मगध सम्राट था, तो ये भी कथन क्या है, सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 38 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि किसके समकालीन थे, तो ये आपके महापद्म नंद के समकालीन थे, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घनानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत है, ठीक है। बोल रहा है वह नंद वंश का अंतिम शासक था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसी का अंत कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना करेंगे। फिर दूसरा बोल रहा है कि उसके समय में ही यूनानी शासक सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करा था, तो ये भी आपका कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, उसी के टाइम पे करा था। और थर्ड बोल रहा है कि सिकंदर की सेना में मगध की सैन्य शक्ति से डर से ब्यास नदी पार करने में से मना कर दिया, तो ये भी सही है, ठीक है ना। घनानंद क्या था, बिल्कुल आता था क्रूर शासक था, है ना, जिससे डर की वजह से नहीं नदी को पार किया था। और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो ये सही है। फिर बोल रहा है उसने अपने दरबार में जैन विद्वान भद्रबाहु का अपमान किया था। भद्रबाहु का नहीं किया था, बल्कि किसका, कौटिल्य का किया था। कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी स्रोतों में क्या कहा गया है। तो बोला कि जस्टिन एवं स्ट्रोबो ने उसे सेंड्रोकोटस कहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर दूसरा बोल रहा है कि प्लूटार्क एरियन ने उसे एंड्रोकोटस कहा है, ये दोनों को दोनों ही कथन सही है, ठीक है ना, इसको ऐसा ही वर्णित किया गया है। जस्टिन स्ट्रेम्बो ने उसे सेंड्रोकोटस कहा है और प्लूटार्क एरियन ने उसे क्या कहा है, तो एंड्रोकोटस कहा है, उसके रूप में चिन्हित किया, तो बिल्कुल सही है, दोनों को दोनों राइट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को पराजित कर संधि के तहत काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात को का क्षेत्र प्राप्त किया था, तो सेलुकट निकेटस का हराया था, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 305 में हराया था, पता ही हो गया। और कौन कौन सा दहेज में मिल गया, काबुल, कंधार, मकरान मिल गया और हेरात मिल गया, तो ये 4 क्षेत्र भी मिल गए, इसके बारे में आप जान लिए। बाकी हाथी वगैरह वो सारा चीज मिलता है ना, तो इसके बारे में क्या ही बोले। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। बोल रहा है उसने सेल्यूकस को बदले में 500 हाथियां उपहार करा था, तो ये आपका सही हो जाता है, ठीक है ना, सही है। बोल रहा है कि उसका विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कार्नेलिया से हुआ, ये भी सही है। बोल रहा है उसके दरबार में यूनानी राजदूत है ना मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज के बारे में, मेगास्थनीज कब आया था भाई,
मेगास्थनीज तो सही होना चाहिए ना, सही है। बोल रहा है वो इंडिका यही रचना किया था, इंडिका इसी का रचना है। नेक्स्ट है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने पाटलिपुत्र में बौद्ध समिति बुलाई, ठीक है। क्या बौद्ध समिति का इसका नाम आता है, इसमें है क्या, कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत हो जाएगा, यही आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में किस स्थान पर उपवास पद्धति जो कि जैन धर्म का सललेखन बोला जाता है उसके तहत हुआ था। तो इसके बारे में तो इसका राइट आंसर ना श्रावण बेल गोला कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पे हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये सललेखन जो पद्धति था इसके तहत क्या होता है कि जैन धर्म में ना कि जब वो मतलब कि क्या बोलते हैं, उनको मृत्यु को प्राप्त करने वाले होते हैं तो अपना भोजन वगैरह सारा चीज वो लोग छोड़ देते हैं, अन्न पानी जल सारा चीज छोड़ देंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उसी के बारे में कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे इसको ये पद्धति करवाने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो भद्रबाहु उसके गुरु बनते हैं, ठीक है ना। और ये सारे सल्लेखन या क्या एक चीज और इसका नाम आता है भूल रहा है, वो टर्म यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है ना, क से कुछ करके है, काया क्लेश है शायद, हाँ यही होगा ना, काया क्लेश पद्धति। तो इसी से चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, जैन धर्म का है। नेक्स्ट है कि बिंदुसार के संदर्भ में निम्नलिखित विदेशी राजदूतों के आगमन का सुमिलित करना है, ठीक है। पहला बोला कि सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था, तो ये बिल्कुल सही बोले हैं, ठीक है ना। अंजीर वगैरह सारा चीज आपको याद पड़ रहा होगा, भेजा था। नेक्स्ट बोल रहा है कि मिस्र के राजा टोल में फिलाडेल्फस का राजदूत ये डायनोसिस था, बिल्कुल सही। इसको मेगास्थनीज का क्या कहा गया, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया था, तो दोनों का कथन सही है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बिंदुसार किस संप्रदाय या अनुयायी था, किसका अनुयायी था तथा इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो बिंदुसार जो संबंधित था ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित है और इसके संस्थापक मोखलीपुत्र गोसाल थे, आजीवक संप्रदाय के। नेक्स्ट है कि अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का राज्यपाल गवर्नर था, ठीक है। तो आपको पता होगा ये उज्जैन का पहले गवर्नर था, उसके बाद ये राजगद्दी पर बैठता। अशोक के नाम का उल्लेख अशोक के रूप में किस अभिलेख में मिलता है, तो आपको याद होगा कि ये मास्की गुजरा में भी इसका नाम मिलता है और नेतुर ये उदय गोला में भी मिलता है, यानी कि सभी के सभी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट है अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष कलिंग किस वर्ष कलिंग 261 ईसा पूर्व का लड़ा था तथा इसका वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो इसका जो उल्लेख मिलता है आपको 13वां शिलालेख है और 9वां है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये से क्या किया था अपना जो नीति था उसको अलग मार्ग पे ले जाता है ना, मतलब कि बहुत सारा उसके अंदर चेंज आ जाता है बौद्ध धर्म को देख करके, वो अपना लेता है यहाँ से। दिव्यावधान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त था ना, एक भिक्षु था जो कि अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिलाया था। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम सजाना है। बोल रहा है कि 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बोध गया में क्या होता है, बोध गया के प्रथम धम्म यात्रा करता है। फिर बोल रहा है कि 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की, ये भी सही है। फिर बोल रहा है 14वें वर्ष में धाम महामात्राओं की नियुक्ति किया, ये भी सही है। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, सही सभी के सभी सही है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा अशोक से रिलेटेड। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को कहाँ भेजा था, ये श्रीलंका में भेजा था, आपको याद होगा। इनको श्रीलंका में भेजा था, बुद्ध वृक्ष की मूल शाखा के साथ इसको भेजता है इन लोगों को। फिर बोल रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था और इस वंश ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। तो मौर्य वंश का अगर हम लोग अंतिम शासक का बात करें तो इसके अंतिम शासक हो जाते हैं बृहद्रथ हो जाते हैं, ठीक है ना। एक तो बृहद्रथ वंश भी था ये, लेकिन ये वो वाला नहीं, ये बौद्ध धर्म के अंतिम शासक है बृहद्रथ। और जो मौर्य वंश का जो टोटल टाइम पीरियड चला था 137 वर्षों का चला था। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था और इस वंश ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था, तो बृहद्रथ और 137 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है कि मौर्य काल में राजा शीर्ष पर होता था और इसमें प्रशासन सैनिक न्यायिक शक्तियाँ निहित होती थी, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है कि साम्राज्य का विभाजन होना देश केंद्र हो गया, प्रांत हो गया, विषय हो गया, ग्राम के रूप में किया गया था, ये भी आपका कथन सही है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ना केंद्र होता था यानी देश हो गया, ठीक है। उसके नीचे कौन से चक्र होते थे,
ठीक है, चक्र को प्रांत हम लोग बोल सकते हैं। और उसके नीचे जो होते थे विषय होते थे, यानी जिला हो गया, ठीक है ना। और उसके नीचे जो थे द्रोणमुख, जिसको हम लोग गांव बोल सकते हैं, ग्राम, ठीक है। तो ये वाला क्रम था इनका। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार मौर्य केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए शीर्ष अधिकारी तीर्थ की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो कौटिल्य के अनुसार ये टोटल 18 थी, कहीं कहीं आपको 30 भी मिलेगा, ठीक है ना। एक में शायद है ना 6 या 5 ऐसे कुछ करके नियुक्त होते थे, आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारियों एवं उनके विभागों का कौन सा मिलान सही है। पहला बोल रहा है कि समाहर्ता ना राजस्व, सर्वोच्च राजस्व विभाग का अधिकारी था, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, टैक्स कलेक्टर था कह सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है सन्निधाता राजकोषीय कोषाध्यक्ष था, ये भी आपको सही, मुझे तो सही लग रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का प्रधान था, ये भी सही है। फिर बोल रहा है कि पाणियाध्यक्ष जो था वाणिज्य विभाग का प्रधान था, ये भी सही है। बोल रहा है कि अक्षपटलाध्यक्ष जो था महालेखाकार था। सारे के सारे क्या है, सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्ताह सिद्धांत में कौन सा तत्व शामिल नहीं था, ठीक है। तो देखिए ना, स्वामी शासक और अमात्य मंत्री शामिल थे, ये भी सही है। जनपद नक्षत्र व लोग और दुर्ग काल किला, ये सब भी शामिल थे। कोष दंड और मित्र भी शामिल थे, ठीक है। और इसमें साम दाम दंड भेद ये सारा सारा नहीं था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य सेना के अंगों या उनके अध्यक्षों का युग्म सम्मिलित करना, ठीक है। तो पहला बोला कि पैदल सेना इसको पाथ्याध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता था, ये भी सही है। पूरा हाथी सेना का हस्ताध्यक्ष इसका नेतृत्व करता था, ये भी सही है। घुड़सवार सेना का अश्वाध्यक्ष करता था, ये भी सही है। रथ सेना का रथाध्यक्ष करता था, ये भी सही है। आपको मतलब कि इसके सभी की सभी सही। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है ना कि मौर्य काल में ये चारों की चारों सेनाएं थी, इसके बारे में जानकारी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड था। मौर्य काल में क्या थी, इनके पास समुद्री सेना नहीं थी, इसलिए उसका जिक्र नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत धर्माई धर्मस्थ क्या बोलते हैं धर्मस्थी और कंटा शोधन क्रम से किस प्रकार के न्याय थे। तो देखिए जो ये जो धर्मस्थी थे ना, ये सिविल कोर्ट था एक प्रकार का, ठीक है। और जो कंटक शोधन था ये क्रिमिनल कोर्ट था। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप छाड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। एक जो हो जाएगा धर्मास्थ सिविल कोर्ट हो गया, और कंटक शोधन आपका क्रिमिनल कोर्ट हो गया। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत है ना संस्था और संचार से क्या तात्पर्य, ठीक है। तो इसका जो तात्पर्य था कि संस्था है ना एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले, और संचार जो था घूम घूम कर घुमक्कड़ वाले, है ना, गुप्तचर थे दोनों को दूर, दोनों ही गुप्तचर थे, ठीक है ना। लेकिन संस्था क्या करती थी, एक जगह पर रह करके मतलब देख रेख करती थी, और जो संचार थे वो घूम घूम करके कार्य करते थे। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और बहुत सारी जगह इनको ना आपको गुड पुरुष भी नाम मिलेगा गुप्तचरों का, याद पड़ रहा है शायद, ठीक है ना। गुप्तचरों को गुड पुरुष करके पुकारा जाता था। नेक्स्ट है कि बढ़िया क्वेश्चन है, करें मौर्य प्रशासन के 5 प्रमुख प्रांतों एवं उनकी राजधानियों का कौन सा युग असत्य है। पहला बोल रहा है कि उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला था, बिल्कुल सही है। दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी था, ये भी सही लग रहा है। अवंती का उज्जैनी था, ये भी सही है। कलिंग का पाटलिपुत्र था, गलत हो गया ना भाई, कलिंग का कहाँ पे था, कलिंग का कोसली में था ना। और संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपकी कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र में थी, तो आपको याद रखना है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही गलत था। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। बोल रहा है प्रांतों का विभाजन विषय में होता था, जिसका प्रधान विषयपति कहलाता था, बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि विषय का विभाजन ग्राम में होता था, जिसका प्रधान ग्रामी कहलाता था, ये भी आपका कथन क्या है, सही है। फिर बोल रहा है 10 गाँव के समूह के प्रमुखों को गोप कहा जाता था, ये भी सही है। सभी के सभी इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन का संचालन कुल कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो कि 6 समिति है ना, 6 5 30 30 आ गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर बोर्ड के उन सदस्यों को क्या कहा जाता था जो साफ सफाई और सार्वजनिक भवनों की देखरेख करते थे। तो इनको है ना अष्ट नौमई कहा जाता था, अष्ट नौमई, ठीक है, अष्ट नौमई कहा जाता था।
और एक और नाम याद पड़ रहा है ऐसा ही जो कि जिला से संबंधित है, जिला ग्रामीण अधिकारी, उनको एग्रोनोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है कि सर्वाधिक आय है ना कृषि से प्राप्त होती थी, जिस पर कर है ना 1/6 था। बिल्कुल सही है। बोल रहा है सरकार है ना भूमि को सीता कहा जाता था, सरकारी भूमि को। सही है। उद्योग या व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। ये भी कथन क्या है, सही बोल रहा है। नेक्स्ट है कि करों की चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान था। ये भी सारा का सारा सही है। ठीक है। मेगास्थनीज इसके बारे में बताया था कि कर से संबंधित करों की चोरी के लिए मृत्युदंड का प्रमाण था। इसके आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज के वर्गीकरण के संबंध में कौन से कथन सत्य है। बोला कौटिल्य के अनुसार समाज 7 वर्गों में था, जबकि मेगास्थनीज 4। तो पहला ही गलत हो गया, 4 नहीं था बल्कि कितना था, मेगास्थनीज 7 बताया था, है ना, और कौटिल्य 4 बताया था, तो उल्टा बोल रहा है। बोल रहा है कौटिल्य के अनुसार समाज 4 वर्गों में था, जबकि मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्गों में। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। ये कौटिल्य के अनुसार जो 4 थे, ठीक है ना, वही ब्राह्मण हो गए, है ना, और क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, और आपके शूद्र हो गए। ठीक है। ये मतलब किसके अनुसार था, कौटिल्य के अनुसार था। और जो वही मेगास्थनीज बताते हैं, ठीक है ना, वो 7 बताते हैं। 7 कौन कौन से, एक दार्शनिक बताता है, दार्शनिक वर्ग था यहाँ का। ठीक है। एक कृषक बताता है, ठीक है ना, एक बताता है कि पशुपालक बताता है, एक जो बताता है कि शिल्पी थे, एक सैनिक वर्ग था, ठीक है ना, एक जो था निरीक्षक था, और एक सभासद था। तो इन 7 वर्गों के बारे में मेगास्थनीज बताता है। 1 2 3 4 5 6 7 में 7 वर्गों के बारे में बताता है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वर्ग कौन से थे सक्रिय, तो कृषक के बारे में बताता है। ठीक है ना। कृषक वर्ग सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला, मेगास्थनीज बताता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दास प्रथा और सामाजिक स्थिति के संदर्भ में कौन से कथन से। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन नहीं था कह रहा है, तो गलत है ना। ठीक है। बोल रहा है फिर दूसरा कि मेगास्थनीज ने मौर्य समाज में दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। देखिए कौटिल्य ना, कौटिल्य अपने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। ठीक है। मेगास्थनीज कहता है कि नहीं, यहाँ तो दास प्रथा था ही नहीं। ठीक है। उसको नहीं समझ में आता है कि जो ये समाज को बांट के चला गया था, ठीक है ना, इसमें दास प्रथा उसको दिखा ही नहीं। ठीक है। आपको याद पड़ रहा होगा कि मध्यकाल में स्वतंत्र रूप से, है ना, जो एक प्रकार की वैश्यावृत्ति करती थी महिलाएं, वो भी क्या थी, दासी थी। उनको रूपा जीवा कहा जाता था, ना कि क्या बोलते हैं, इसमें दिया हुआ है ना, मध्यकाल में वैश्विक करने वाली महिला को रूपा कहा जाता, नहीं, रूपा जीवा बोला गया था। ठीक है ना, कहा गया। और फिर दिया कि महिलाओं की स्थिति समाज में पूरी तरह अमानवीय थे। ये भी गलत है आपका। ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहे कि मौर्य काल के अंतर्गत लोक कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि चामर ग्राहिणी याक्षिणी की मूर्ति है। तो आपको याद पड़ रहा होगा कहाँ से, दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है। यहाँ से मौर्य कला के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को उनके अध्यात्म और दर्शन के कारण किसने एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। ठीक है। तो ऐसे तो आपको पता होगा मेरे ख्याल से, इसको क्या बोलते हैं, एडविन आर्नोल्ड के द्वारा कहा गया था। सही है, सी हो जाएगा। इनको द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है इनके नाम से, मतलब कि महाकाव्य लिखा था इसने। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्यों का सही क्रम बताया, जिनको देख करके वो क्या हुए थे, एक सन्यासी बन गए थे। सन्यासी सब में लास्ट में रहेगा। ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को, फिर शव को देखते हैं, और फिर उसके बाद एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। सन्यासी के मुख पे क्या देखते हैं कि सबसे अच्छा मुस्कुराहट उनको दिखाई पड़ता है, जिससे वो उनके मन में भी सन्यासी का भाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के संन्यास काल के गुरुओं का सहयोग। सबसे पहले अलार कलाम उनके गुरु बनते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अलार कलाम द्वितीय रूप से रुद्रक रामपुत्र बनते हैं। अलार कलाम जो थे, है ना, ये इनको मतलब कि गृह त्याग जब ये किए थे, तो वैशाली के समय अलार कलाम मिलते हैं, जो कि दर्शन की शिक्षा देते हैं, उनके प्रथम गुरु बनते हैं। फिर ये राजगिरी के समय, है ना, रुद्रक रामपुत्र इनके गुरु बनते हैं। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु और किस नदी पे होता है। तो ऋजुपालिका नदी होता है। ठीक है, सही बोल रहा है ना, ऋजुपालिका नहीं, ऋजुपालिका उनका होता है, इसका निरंजना होता है। फल्गु नदी निरंजना 35 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, सही है। 6 वर्षों तक ये तपस्या करते हैं, 29 वर्ष की आयु में घर से निकल गए थे, तो 29 से 35 हो गया। सही है, बोध गया में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि उनके कौन सी घटना से रिलेटेड कौन सा प्रतीक है। तो जन्म का कमल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि गृहत्याग का घोड़ा बिल्कुल सही है, ठीक है, कंठक कुछ करके घोड़ा का उनका नाम मिलता है। फिर ज्ञान प्राप्ति का पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष सही है। प्रथम उपदेश यानी चक्र और मृत्यु का पद चिन्ह स्तूप बिल्कुल सही है इसका, यानी कि सभी के सभी सुमिलित है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए जन्म का ना कमल या घोड़ा होता है, सॉरी सांड होता है ना। हाँ, उसके बाद गृहत्याग का घोड़ा होता है। ज्ञान प्राप्ति का पीपल वृक्ष हो गया, और पीपल वृक्ष हो गया या बोधि वृक्ष कह लीजिए। प्रथम उद्देश्य धर्म चक्र बोला जाता है, और मृत्यु का पद चिन्ह या स्तूप हो गया। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के पारिवारिक जीवन के संदर्भ में कौन सा मिलान पूर्णतः सत्य है। पहला बोला कि बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का शुद्धोदन, मतलब कि उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता उनके शुद्धोदन थे, ये सही है। फिर बोल रहे माता उनका महामाया देवी थी, और मौसी प्रजापति गौतमी थी जो कि लालन पालन करती है, ये भी सही है। पत्नी यशोधरा था, और पुत्र उनके राहुल थे, ये भी सही है। उनका कुल जो था साकी कुल था, प्रिय घोड़ा कंठक था, और सारथी उनका नाम उनके चरण था, बिल्कुल सही है। सभी के सभी इसका सही हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 4 आर्य सत्य के बारे में पूछा हमसे, है ना। तो एक होता है दुख होता है ना, दुख, और उसके बाद दुख समुदाय आता है, ठीक है ना। दुख समुदाय, उसके बाद दुख निरोध आता है, दुख निरोधा मार्ग आता है, यानी कि एक हो गया दुख, ठीक है ना, जो कि संसार दुखों से भरा हुआ है। और दुख समुदाय आता है, मतलब कि दुख का कारण हो गया, जैसे कि है ना, वो क्या बोलते हैं, बुद्ध बताते हैं कि तृष्णा हो गया, इच्छाएं हो गई, ये सब क्या है, दुख के समुदाय। दुख का निरोध मतलब कि दुख क्या बोलते हैं, दुख का अंत कैसे होगा उसके बारे में। और दुख निरोध का मार्ग क्या है, तो दुख के अंत का मार्ग जैसे कि अष्टांगिक मार्ग किए देते हैं उसके बारे में। तो ये सारा 4 आर्य सत्य हो गए, भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो सर्वाधिक का बात आ गया, तो श्रावस्ती में दिए थे, और भाषा इनका पाली हो जाएगा। देखिए श्रावस्ती में देने का कारण होगा, आप लोग 5वीं 6वीं क्लास में पढ़े होंगे एक अंगुली माल डाकू के बारे में। तो सबसे ज़्यादा है ना उसी को वहाँ पे उपदेश देते हैं, और उसके सुधारने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की चारों महासंगीतों सभाओं के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो पहला राजगृह में हुआ था, बिल्कुल सही है, अजातशत्रु के टाइम में हुआ था, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि वैशाली में कालाशोक के टाइम में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम में, सही है। चौथा बोल रहा है कि कुंडलवन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, नहीं, बल्कि कौन था, कसे का कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क के टाइम में हुआ था, ठीक है। डी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा कि किस बौद्ध संगीति के उपरांत बौद्ध धर्म 2 भागों महायान हीनयान में विभाजित हो गया था। तो ऐसा हुआ था चौथी में, ठीक है ना, महायान हीनयान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों के संदर्भ में चैत्य, स्तूप और विहार का अर्थ क्या है। तो चैत्य तो पूजा करते हैं इनके, ठीक है ना। चैत्य क्या थे, नहीं, चैत्य इनके क्या थे, दार्शनिक स्थल थे। और स्तूप क्या था, उल्टा बोल रहे हैं क्या हम। वो एक क्वेश्चन छूट गया है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक और उनके संकलनकर्ताओं का सुमेलन करना था। सुत पिटक का आनंद किए थे, तो सही है। विनय पिटक का उपाली किए थे, ये भी सही है। अभिधम पिटक का मोगलीपुत्र तीर्थ किए थे, ये भी सही है, ठीक है। तो सही सही है। तो ये जो था सूत पिटक हो गया ना, इसका रचना जो था सूत पिटक और विनय पिटक का प्रथम बौद्ध संगीत में होता है, ठीक है ना। बाकी अभिधम पिटक का जो होता है ये तीसरे में होता है, इसके मोगलीपुत्र तीर्थ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों के संदर्भ में चैत्य, स्तूप और विहार का अर्थ क्या है। तो चैत्य जो तो होता है क्या था, पूजा घर होता था। स्तूप क्या था, तो स्तूप इनका पवित्र अवशेष हो गया, ठीक है। और विहार क्या था, निवास स्थान था। तो कहाँ पे लोग रहे, निवास स्थान, भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के संबंध में कौन से कथन सत्य है। बोल रहा है कि उनका जन्म काशी में हुआ, पिता अश्वसेन थे, बिल्कुल सही है, काशी संबंधित है। उनके ज्ञान की प्राप्ति सम्य शिखर है ना, झारखंड में हुआ, बिल्कुल सही है। उन्होंने 4 महाव्रतों की शिक्षा दी, बिल्कुल सही है। इसमें 5वां बुद्ध जोड़ देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है सभी के सभी कथन सत्य हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सम्य शिखर, इसको पार्श्वनाथ की चोटी भी कहा जाता है, झारखंड में जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है कि उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सही। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल से के प्रधान थे, ये भी सही है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति किया, ये भी सही है। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में, उनका मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावपुरी में हुआ, सही, सभी सभी सही है, सी हो जाएगा सही।
नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने प्रतिपादित किया? पहले तो 4 थे, ठीक है ना, 4 को पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और लास्ट में जो 5वां जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी जोड़ते हैं, डी हो जाएगा राइट आंसर। ये 24वें नंबर के थे, ठीक है। इससे ऐसे करके पंच महाव्रत में बदल जाता है। नेक्स्ट है कि जैन संगीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य? बोल रहा है प्रथम संगीति पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के अध्यक्षता में होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि द्वितीय संगीति न वल्लभी गुजरात में जो कि देवर्धि के नेतृत्व में होता है, ये भी सही है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 84 नंबर की अनेकांतवाद या स्यादवाद सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो ये जो हो जाएगा आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। अनेकांतवाद हो गया, स्यादवाद हो गया, जिसे सप्तभंगी ज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं, ये जैन धर्म का सबसे प्रमुख दर्शन माना जाता है। इसी में क्या होता है कि वस्तु या सत्य के अलग अलग दृष्टिकोण से कई पहलू हो सकते हैं, जैसे कि मानव का ज्ञान सीमित हो सकता है, जैसे ये लोग ना किसान वगैरह को भी ना दोषी मानते हैं कि ये लोग जीवों को मार देते हैं अपने वो पेट भरने के लिए, कीटाणुओं का हत्या कर देते हैं। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में किसने सुंग वंश की नींव रखी? तो पुष्य मित्र सुंग के द्वारा रखा गया था, ठीक है ना। ये क्या करता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम कमजोर शासक होता है बृहदत्त, उसका हत्या कर देता है, और उसी के स्थान पर क्या करता है ब्राह्मण सेनापति जो पुष्य मित्र सुंग होता है, एक सुंग वंश की स्थापना कर देता है। नेक्स्ट है कि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्र में किस सुंग शासक के प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया? तो पुष्यमित्र सुंग का ही वर्णन किया गया, ठीक है ना। इसमें बताया गया इसके बारे में, इसके प्रेम प्रसंगों के बारे में बताया गया, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, पुष्यमित्र सुंग होगा कि अग्निमित्र का है? अग्निमित्र के बारे में बताया गया, भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये अग्निमित्र और एक राजकुमारी थे मालविका करके थे, तो उनके मतलब कि बीच प्रेम प्रसंग को इसमें मालविका अग्निमित्र में दिखाया गया। नेक्स्ट है सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके किस अमात्य मंत्री ने कर्ण वंश की स्थापना करी थी? तो कर्ण वंश के वासुदेव हो जाएगा, ठीक है। ये देवभूति का हत्या करके क्या कर देते हैं? कर्ण वंश की स्थापना कर देते हैं। कब कर देते हैं? तो 73 ईसा पूर्व में करते हैं शायद, ठीक है। नेक्स्ट है कि मौर्योत्तर काल में भारत आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही कालक्रम क्या था? तो सबसे पहले तो हिंद यूनानी आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके शक आते हैं, फिर पल्लव आते हैं, फिर उसके बाद कुषाण आते हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे लास्ट में कुषाण आते हैं, तो कुषाण सबसे लास्ट में आपको याद रखना है, 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बोल रहा है कि उसका जो है उसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि उसने बुद्ध चरित्र के लेकर अश्वघोष को अपने पास रखा, बिल्कुल सही है, उनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट कनिष्क के समय गंधार और मथुरा कली का विकास हुआ, कला का, ये भी सही है, तीनों के तीनों क्या है, सही हो जाएंगे। इसी के टाइम में गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ था। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के प्रारंभिक शासकों के संदर्भ में सही कोटों का चयन करना। बोल रहा है कि श्री गुप्त स्थापना करता है गुप्त वंश का, ये भी सही है। घटोत्कच गुप्त वंश के सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण किया था, ये भी सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था, ये भी क्या है, सही है, सभी के सभी सही है इसके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बोल रहा है कि स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। अभियानों की चर्चा ना प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है इसका, ये भी सही है, बहुत सारे अभियान का इसका चर्चा मिलता है। फिर बोल रहा है कि उसने 9 उत्तरार्थ और 12 दक्षिणार्थ के राजाओं को पराजित किया था, बिल्कुल के बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है। उत्तरार्थ के 9 और दक्षिणार्थ के 12 राजाओं को इसने पराजित कर दिया था। फिर फोर्थ कर रहा है कि सिक्कों पर हमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया, बिल्कुल सही, संगीत प्रेमी था, इसने वीणा बजाते हुए इसको दिखाया गया, तो इसका राइट आंसर सभी के सभी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बोल रहा है उसने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है चीनी यात्री फाहियान उसी के शासनकाल में भारत आया, बिल्कुल सही है, आया था फाहियान, ठीक है ना, उसके टाइम में आता है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि दिल्ली का महरौली स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है, ये भी सही है क्या? फिर बोल रहा है उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, तो गलत हो जाएगा, बल्कि पाल शासक कौन करवाता है? धर्मपाल करवाता, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहने वाले नवरत्नों में कौन शामिल है? ठीक है, बोल रहा है कालिदास, धनवंती, अमर सिंह और वरामिरी, सही है। फिर बोल रहा है शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्ण और छपड़क और वरुचि, सभी के सभी सही हैं, ठीक है, नवों के नवे सभी थे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के किस शासक के समय में हुई थी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुमारगुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। नालंदा का स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ये मतलब कि कुमारगुप्त ने एक और उपाधि धारण किया था, याद पड़ रहा है कहीं पे तो पढ़े थे, महेंद्रा द्वितीय करके था, उपाधि धारण करा था, ठीक है ना।
तो नाम नहीं मिलेगा कुमारगुप्त का, तो इसको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है चुनना है। बोल रहा है इसके समय में हुणों का आक्रमण हुआ जिन्हें उसने पराजित किया। तो सही बता रहे, उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, गुजरात में पड़ता है, सही है, ठीक है ना, करवाया था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है। बोल रहा है हिंसा की यात्रा के समय आचार्य भद्र यहाँ के कुलपति थे, बिल्कुल सही है। तो बोला यह निःशुल्क आवासीय विश्वविद्यालय था, बिल्कुल सही है। इसके पुस्तकालय भवन रत्नागिरी ना रत्नोदय और रत्नासागर से थे, तो ये भी सही मुझे लग रहा है, ठीक है। और बोला डी वाला कि 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर सूची में से बाहर कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बल्कि शामिल किया गया था, बाहर नहीं किया गया था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यही वाला गलत है। इसके बाद है नेक्स्ट कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और समाज के संदर्भ में सही कथन चुनना है, सत्य चुनना है। बोल रहा है कि कृषि पर कर की दर 1/4 से 1/6 थी, सही है। बोला प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिपि तथा प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था, ये भी सही है। बोला स्वर्ण सिक्के न दिनार एवं चांदी के रूपक कहलाते थे, ये भी सही बता रहा है। बोला सती प्रथा का प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, ये भी सही है, ठीक है ना, सबसे पहला उसी से मिलता है। इसके सभी के सभी सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है ना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा सही है। कामसूत्र के वत्स्यान ये भी सही है। अमरकोश के अमर सिंह है। नीति सार के कमंदक है, ये भी सही है। मृच कटिकों के शुद्रक है, ये भी सही है, सभी के सभी सही है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। मृच कटिका में ना मिट्टी का खिलौना ऐसा कुछ करके है, और कमंदक आपका नीति सार जो है ये गुप्त काल से जुड़ी हुई है, राजनीति से ग्रंथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कह कि पाल वंश के संदर्भ में सत्य कथन चुने। बोल रहा कि गोपाल ने उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना करी, सही बता रहा है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी, ये भी सही बता रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है कि धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी का उपाधि भी धारण करा था, ये भी सही बता रहा है। बोला देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया तथा जावा के शासक बालपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में बिहार हेतु 5 गाँव दिए, ये भी सही है, यानी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ना 100 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग को मिलान करके इसका राइट आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, ठीक है। ये इसको हमने पूरा कर लिया, इसके पूरे 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरा कर लिया।